चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को शेप देने का काम करती है। ये प्रोसेसेस इंडोजेनिक यानी कि अंदर से होने वाले और एक्सोजेनिक यानी कि बाहर से होने वाले फोर्सेस के थ्रू होती है। इस प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बनने या बदलने में मदद मिलती है। चलिए समझते हैं। इंडोजेनिक प्रोसेसेस, लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। इंडोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो अर्थ के अंदर से एनर्जी आने पर होती है। इनके दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म वो प्रोसेस है जो अर्थ की क्रस्ट को स्लो मूवमेंट, इलिवेशन या बिल्डिंग करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस शामिल हैं, जैसे ओरोजेनिक प्रोसेस। ये माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें फोल्डिंग होता है। जब रॉक लेयर फोल्ड होती है तो माउंटेन बन जाते हैं। ये प्रोसेस लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट में होता है। इपिरोजेनिक प्रोसेस, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है जिसमें अपलिफ्टमेंट और सबसिस्टेंस यानी नीचे जाना होता है। ये प्रोसेस कंटिनेंटल मासेस को इफेक्ट करती है। अब सडन इंडोजेनिक प्रोसेसेस, ये वो प्रोसेसेस है जो अर्थ के अंदर से सडन फोर्स की वजह से होता है, जैसे अर्थक्वेक। जब सडन मूवमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में तो अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनिज्म, जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आकर लावा बनाता है तो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। लैंडस्लाइड, जब माउंटेन या स्लोप्स अनस्टेबल होते हैं तो लैंडस्लाइड हो सकते हैं। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस को देखते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर होती है और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसमें शामिल हैं फर्स्ट, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है रॉक मटेरियल का ब्रेकडाउन ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस रॉक को टूटने और छोटे पीसेस में बदलने में मदद करती है। मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग में रॉक या सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे गिरती है। ये लैंडस्लाइड या सॉइल इरोजन की फॉर्म में होता है। इरोजन, इरोजन वो प्रोसेस है जिसमें रॉक, सॉइल और सेडिमेंट्स वेदरिंग के बाद मूव करते हैं। ये रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर और वेव्स के थ्रू होता है। डिपोजिशन, जब इरोडेड मटेरियल एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। ये रिवर के डेल्टाज, बीचेस या सैंड ड्यून्स में देखा जाता है। अब जियोमॉर्फिक एजेंट को देखते हैं। रनिंग वाटर, रिवर और स्ट्रीम जो रॉक को इरोड करते हैं और सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो केव्स और लाइमस्टोन फॉर्मेशन को शेप करते हैं। ग्लेशियर, पहाड़ों पर पड़ने वाले आइस शीट जो रॉक को ग्राइंड करते हैं और वैली को शेप देते हैं। वेव्स, ओशियन की वेव्स जो कोस्टल एरिया को इरोड करते हैं और बीचेस बनाते हैं। विंड्स, डेजर्ट में विंड जो सैंड को इरोड करते हैं और सैंड ड्यून्स बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्स को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो उनके बीच कंप्रेशन फोर्स लगती है। यह माउंटेन बनाने में मदद करता है। फोर्स ऑफ टेंशन, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो टेंशन फोर्स लगता है जो फॉल्ट और क्रैक्स क्रिएट करती है। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जो अर्थ के सरफेस पर होती है। ये फोर्सेस सोलर एनर्जी और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से इन्फ्लुएंस होती है और एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेती है। इनका काम अर्थ के सरफेस को वियर करना है और ग्रेजुअली डिग्रेड करना होता है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। एक्सटर्नल ओरिजिन, ये फोर्सेस अर्थ के सरफेस के आसपास होती है, जैसे वेदरिंग, इरोजन और विंड। स्लो एंड ग्रेजुअल, ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करती है, इसलिए इन्हें डिनूडेशनल या डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी कहा जाता है। ग्रेडेशन, जब रिलीफ वेरिएशन को इरोजन के थ्रू बियर डाउन किया जाता है तो इस प्रोसेस को ग्रेडेशन कहते हैं। यह प्रोसेस माउंटेन को स्मूथ बना देता है और वैली को फिल करने का काम करता है। डिनूडेशन,
डेनुडेशन एक जनरल टर्म है जो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को कवर करता है। इसका मतलब है अर्थ के सरफेस का वियर होना। अब इफेक्ट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स को देखते हैं। डिग्रेडेशन, ये प्रोसेस रिलीफ वेरिएशन को वियर डाउन करता है। इसका मतलब है कि माउंटेन प्लेट्यू और अदर एलिवेटेड एरिया लोअर हो जाते हैं। एग्रेडेशन, ये प्रोसेस बेसिन को फिल करने का काम करती है। जब सेडिमेंट्स रिवर, विंड या ग्लेशियर के थ्रू एक जगह कलेक्ट होते हैं तो उसे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सोजेनिक फोर्सेस, रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर। अगर रॉक हार्ड है तो इन पे इरोजन का इफेक्ट कम होता है। अगर रॉक सॉफ्ट है तो ये जल्दी इरोजन हो सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से रॉक को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने का इफेक्ट होता है जो वेदरिंग में मदद करती है। प्रेसिपिटेशन, बारिश से इरोजन और सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। इंसोलेशन, सनलाइट की इंटेंसिटी भी रॉक को ब्रेक करने में मदद करती है। विंड पैटर्न, विंड्स का फ्लो सैंड ड्यून्स और डेजर्ट में इरोजन और डिपॉजिट करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं वेदरिंग को डिटेल में। वेदरिंग वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जो कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट के थ्रू होता है। ये एक इन सितु प्रोसेस है, मतलब रॉक्स अपने जगह पर ही टूटते हैं बिना मूव किए। वेदरिंग से रॉक्स की साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, जो फ्यूचर में इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेदरिंग को देखते हैं। जियोलॉजी, रॉक टाइप और उनका स्ट्रक्चर वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट स्लो वेदर होते हैं, जबकि सॉफ्ट वेट जैसे लाइमस्टोन जल्दी वेदर करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी वेदरिंग को एक्सेलरेट करते हैं। वार्म और वेट क्लाइमेट में वेदरिंग ज्यादा होता है। टोपोग्राफी, हिल्स, वैली और स्लोप्स भी वेदरिंग को इफेक्ट करते हैं। स्टीप स्लोप्स पर वाटर जल्दी फ्लो करते हैं, जो वेदरिंग को इंक्रीज करती है। वेजिटेटिव फैक्टर, प्लांट और ट्री भी वेदरिंग में हेल्प करते हैं। रूट रॉक को ब्रेक करता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जो केमिकल वेदरिंग को बढ़ाता है। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग को देखते हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, इसमें रॉक का केमिकल ब्रेकडाउन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जैसे सॉल्यूशन, ये प्रोसेस तब होती है जब मिनरल्स वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइमस्टोन में होता है, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और डिसॉल्व हो जाता है। कार्बोनेशन, ये प्रोसेस तब होती है जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन वेदरिंग क्रिएट करता है। ये प्रोसेस फेल्ड्सपर और कार्बोनेट मिनरल को ब्रेक करने में मदद करती है। हाइड्रेशन, इसमें मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्सपेंड हो जाते हैं। ये एक्सपेंशन रॉक को वीकेंड कर देते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर जिप्सम बनाते हैं। यह प्रोसेस फिजिकल वेदरिंग को भी बढ़ाता है, जिसमें रॉक का आउटर लेयर पील ऑफ हो जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस तब होती है जब मिनरल में ऑक्सीजन ऐड होता है और रॉक ब्रेकडाउन होती है। जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन से रस्टिंग होती है, जो रॉक को वीक कर देती है। रिडक्शन, जब ऑक्सीडाइज मिनरल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जैसे वाटर लॉग एरिया में, तो रिडक्शन होता है, जिसमें मिनरल अपने ओरिजिनल स्टेट रिकवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें रॉक का ब्रेक डाउन होता है अप्लाइड फोर्स के थ्रू। ये फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन फोर्स और वाटर प्रेशर रॉक को तोड़ने या उन्हें ब्रेक करने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग को देखते हैं। अनलोडिंग और एक्सपेंशन। अनलोडिंग का मतलब है जब रॉक का अपर लेयर हटा दिया जाता है,
तो नीचे के लेयर को प्रेशर रिलीज मिलता है। ये प्रोसेस एक्सफोलिएशन का कारण बनती है, जिसमें लार्ज स्मूथ एक्सफोलिएशन डोम्स बन जाते हैं। ये डोम्स कब ग्राउंड सरफेस पर बनता है, जहां रॉक का अपर लेयर रिमूव हो जाता है और नीचे की लेयर एक्सपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। ये प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होती है ड्राई क्लाइमेट और हाई एलिवेशन पर, जहां दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रॉक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से रॉक के आउटर लेयर ब्रेक हो जाते हैं। ये प्रोसेस डेजर्ट एरिया और माउंटेनस रीजन में ज़्यादा देखी जाती है। फ्रीजिंग, थॉविंग एंड फ्रोस्ट वेटजिंग। ये प्रोसेस हाई एलिवेशन और माउंटेन लेटीट्यूड में ज़्यादा होता है। जब वाटर रॉक में घुस जाता है और फ्रीज हो जाता है तो वो एक्सपेंड करते हैं और रॉक को ब्रेक करने लगते हैं। जब आइस मेल्ट होता है, वाटर फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये रिपीटली फ्रीजिंग और थॉविंग साइकिल फ्रोस्ट वेटजिंग का कारण बनते हैं, जिसमें रॉक टूट जाते हैं। अब साल्ट वेदरिंग। ये प्रोसेस साल्ट के प्रेजेंस की वजह से होती है। जब साल्ट रॉक के अंदर होती है तो थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू साल्ट एक्सपेंड करते हैं। साल्ट क्रिस्टलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट वेदरिंग प्रोसेस है जो रॉक को वीकेंड कर देती है और उन्हें करने में मदद करती है। एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन तब होता है जब रॉक के कर्व शीट पील हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर इंड्यूस्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सफोलिएशन डोम्स लार्ज और स्मूथ राउंडेड डोम्स होते हैं जो रॉक के अपर लेयर के रिमूव होने के बाद बन जाते हैं। एक्सफोलिएशन टोर छोटे और राउंडेड बोल्डर्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन की वजह से बन जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट और एनिमल का रोल होता है, जो रॉक को मैकेनिकली या केमिकली ब्रेक करते हैं। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग को देखते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म, टर्माइट्स और रोडेंट रॉक को अपने बोरो बनाने के लिए तोड़ते हैं। इनको इनके मूवमेंट से रॉक का सरफेस एक्सपोज होता है और फ्रेश सरफेस बन जाता है, जो वेदरिंग के लिए वुलनरेबल होता है। ऑर्गेनिक मैटर डीके। प्लांट और एनिमल के डिकेइंग मैटर से ह्यूमिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और दूसरे एसिड बनते हैं जो रॉक को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। ये एसिड रॉक के मिनरल को ब्रेक कर देते हैं और उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं, जो वेदरिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट करते हैं। रूट प्रेशर। रूट जब रॉक के अंदर घुस जाता है तो उनके ग्रोथ रॉक्स को मैकेनिकली ब्रेक करने लगता है। ये प्रोसेस भी वेदरिंग का एक पार्ट है, जिसमें रूट के एक्सपेंशन से रॉक टूट जाते हैं। अब बात करते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें रॉक और सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट। ये एजेंट है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर और वेव्स। इरोजन के दौरान रॉक डेब्रिस यानी कि छोटे टुकड़े को ये एजेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इरोजन के टाइम पर एब्रेशन भी होती है, जो एक प्रोसेस है जिसमें रॉक डेब्रिस दूसरे रॉक को रब करते हुए उन्हें भी तोड़ते हैं। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। वेदरिंग और मास्ट वेस्टिंग से पहले भी इरोजन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वेदरिंग हो ही तभी इरोजन हो। इरोजन वेदरिंग के बाद होता है, लेकिन वेदरिंग बिना भी इरोजन हो सकता है। इरोजन एक डिग्रेडेशनल प्रोसेस है जिसमें अर्थ की सरफेस को वियर और टियर होता है। एब्रेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें रॉक डेब्रिज जो एजेंट के साथ ट्रेवल करते हैं, दूसरे रॉक को रब करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। डिपोजिशन। डिपोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स डिपोजिट हो जाते हैं। ये जब इरोजन के दौरान पार्टिकल का मूवमेंट स्लो हो जाता है तो वो पार्टिकल ग्राउंड पर छोड़े जाते हैं। ये प्रोसेस इरोजन का रिवर्स है, मतलब पहले
कोर्सर मटेरियल यानी कि बड़े पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, फिर छोटे पार्टिकल्स आते हैं। अब एजेंट ऑफ डिपोजिशन को देखते हैं। रनिंग वाटर, जब रिवर और स्ट्रीम का स्पीड स्लो होता है तो वो अपने साथ लाए गए पार्टिकल को डिपॉजिट कर देते हैं। ये प्रोसेस रिवर डेल्टाज और फ्लड प्लेन्स में देखा जाता है। ग्लेशियर, जब ग्लेशियर अपने रास्ते में रॉक को ले जाते हैं तो जब वो स्लो हो जाते हैं तो ये रॉक और डेब्रिज ग्लेशियर के इंड पर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये मोरेन बनाते हैं। विंड, विंड भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करता है, खासकर डेजर्ट एरिया में। विंड से उड़ी हुई सैंड और डस्ट पार्टिकल जब स्लो होते हैं तो वो सैंड ड्यून्स बना देते हैं। वेव्स, समुद्र की लहरों के साथ भी इरोजन होता है। जब वेव्स स्लो होती है तो वो बीचेस और सैंडबार बनाते हैं जहां पे सैंड डिपॉजिट हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी इरोजन और डिपॉजिट में रोल प्ले करते हैं। जब वाटर अपने रास्ते में मिनरल को ले जाते हैं और फिर डिपॉजिट करते हैं तो ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स बनाते हैं कैप में। अब बात करते हैं मास मूवमेंट की। मास मूवमेंट वो प्रोसेस है जिसमें रॉक और सॉइल का मूवमेंट होता है स्लोप के नीचे की तरफ, ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में। ये मूवमेंट काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनकी स्पीड भी अलग होती है। कुछ मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं और कुछ रैपिड होते हैं। चलिए इनके फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर फेवरिंग मास मूवमेंट। वीक मटेरियल, अगर रॉक या सॉइल वीक है जो उनका मूवमेंट आसानी से हो सकता है। स्टीप स्लोप, ज्यादा स्टीप स्लोप पर मटेरियल का मूवमेंट ज्यादा होता है क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है। रेनफॉल, जब ज्यादा बारिश होती है तो सॉइल सेचुरेट हो जाते हैं जिसमें मास मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। लैक ऑफ वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन कम हो तो सॉइल का सपोर्ट कम होता है जिससे सॉइल इजिली मूव कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट को देखते हैं। मास मूवमेंट को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। फर्स्ट, स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट्स का मतलब है वो मूवमेंट जो बहुत धीरे धीरे होता है और उनका इफेक्ट धीरे धीरे दिखता है। ये मूवमेंट मॉडरेट स्लोप पर होते हैं, जैसे क्रिप्स। क्रिप एक स्लो मूवमेंट है जिसमें सॉइल या रॉक डेब्रिज बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये इतना स्लो होता है कि हम नॉर्मली इसे देख नहीं पाते। सोलिफ्लक्शन, ये भी क्रीप का एक फॉर्म है लेकिन ये उन एरिया में होता है जहां पे ग्राउंड काफी सेचुरेटेड होती है यानी कि पानी से भरा होता है। ये मोस्ट टेम्परेचर रीजन में होता है जैसे कि माउंटेन एरिया में जहां सरफेस का थोड़ा मेल्टिंग हो जाता है और ग्राउंड सेचुरेट हो जाता है। अब बात करते हैं रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट वो होते हैं जो काफी जल्दी होते हैं और इनमें मटेरियल का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ये मूवमेंट मोस्टली ह्यूमिड यानी कि मॉइस्ट एरिया में होते हैं, जैसे अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो एक रैपिड मूवमेंट है जिसमें वाटर सेचुरेटेड क्ले या सिल्टी मटेरियल नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये ज्यादा स्लोप पर होता है और लो एंगल टेरेस पर भी हो सकता है। मड फ्लो, जब हैवी रेनफॉल होती है तो ग्राउंड पे जो मटेरियल होते हैं वो पानी के साथ सेचुरेट हो जाते हैं और फिर ये मड फ्लो बनाकर नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। ये या तो स्लो या रैपिड हो सकते हैं। डेब्रिज एवलांचेस, ये बहुत फास्ट मूविंग मास मूवमेंट होते हैं जो स्टीप स्लोप पर होती है। इन्हें स्नो एवलांचेस की तरह समझा जा सकता है लेकिन ये ज्यादा फास्ट होते हैं और एक नैरो ट्रैक में होते हैं। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स भी एक रैपिड मास मूवमेंट है लेकिन ये मूवमेंट परसेप्टिबल यानी कि नोटिसिएबल होते हैं। लैंडस्लाइड में मटेरियल रिलेटिवली ड्राई होते हैं
लैंडस्लाइड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन मटेरियल मूवमेंट, जैसे स्लम्प्स। स्लम्प एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें रॉक या सॉइल एक बैकवर्ड रोटेशन के साथ नीचे की तरफ स्लिप करते हैं। ये एक बैकवर्ड मोशन होता है। डेब्रिज स्लाइड, इसमें अर्थ डेब्रिज एक ही डायरेक्शन में स्लाइड करते हैं बिना बैकवर्ड रोटेशन के। रॉक स्लाइड, इसमें इंडिविजुअल रॉक मासेस बेंडिंग ज्वाइंट या फॉल्ट सरफेस पर स्लाइड करते हैं। रॉक फॉल, ये एक फ्री फॉल होता है जिसमें रॉक ब्लॉक्स स्टीप स्लोप्स पर गिरते हैं और स्लोप की सरफेस से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को देखते हैं। हिमालयाज, हिमालयाज में सेडिमेंट्री रॉक और अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होते हैं और स्लोप भी काफी स्टीप होती है, इसलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड काफी फ्रीक्वेंट होती है। नीलगिरीज, नीलगिरीज रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और ये लैंडस्लाइड और डेब्रिज एवलांचेस के लिए प्रोन एरिया है।